एनसीईआरटी स्टडी में स्वागत है और ढेर सारा प्यार। मैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक आपको पहला चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो है आपका सामाजिक विज्ञान है और पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। ठीक, एनसीईआरटी है, कोई देखिए झूठी बुक ही नहीं है। जो एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट सरकार द्वारा बनाया गया है वही हम पढ़ाएंगे आपको। देख लीजिए, प्रमाणित बुकें हैं और पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको। इसका धीरे धीरे एक चैप्टर एक दिन में बताएंगे, आपको ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है। और जो दिक्कतें होंगी आप कमेंट सेशन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, इसमें जो है भारत के संविधान के उद्देशिका भी दी गई, उसको भी ध्यान में देते हुए, क्योंकि हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ कि आपको वहाँ से पहले स्टार्ट करो, फिर उसके बाद पहले चैप्टर पे चलूँगा। देखिए, अगर आपको साफ नहीं दिखाएगा तो थोड़ा बता दीजिएगा हमको। कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लीन दिखाई दे। चमक रहा होगा तो कोशिश करेंगे कि चमके मत। लाइट आ रही होगी। इसमें देखिए क्या लिखा है, भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मअर्पित करते हैं। दोस्तों, आज का इतना ही। जो संविधान उद्देशिका में हम जब पढ़ाएंगे आपको एक बार संविधान के उद्देशिका, क्योंकि ये भी कंपटीशन में आपकी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम जब भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको एक बार जरूर ये चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर पे। ये जो है देख लीजिए ध्यान से, सौरमंडल में पहला पार्ट है और जो आपको सौरमंडल पहले पार्ट पे स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। देखिए सूर्य, देखिए एक तो ध्यान से देखिए, सूर्य के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सभी लोग देखे हैं, आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। सही बात है। देखिए, आकाश में कभी कोई टिमटिमाते तारे ऐसे जानते हैं कि पूरे आकाश में हीरे से जड़े हुए हैं। और कभी कभी जब हीरे मूवियों में भी देखने को मिलता है हमको, कई जगह जहाँ भी हम देखते हैं हीरा मोती रखा रहता है, उसी तरह हमको आकाश में देखने में रात में प्रतीत होता है। फिर उसके बाद इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर उनका ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यह जो है कि चंद्रमा भी देखिए टिमटिमाहट, मतलब ये मिला जुला के एक आपको उधर आकर्षित कर रहा है, तारे की तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, वही टिमटिमाते प्रतीत होते हैं हमेशा चमकते हुए, जैसे रात में देखते हैं तो प्रतीत होते हैं। फिर उसके बाद इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्रमा का लगभग 1 महीने में एक बार, यानी जिसे पूर्णिमा कहते हैं, ठीक ना, 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। नए चंद्ररात्रि को अमावस्या कहते हैं। ठीक है, यानी 15 दिन के बाद जो नए चंद्ररात्रि अमावस्या कहते हैं। ठीक, और रात में भी आसमान साफ दिखता है। ये देखिए पहचान है, पूर्णिमा और चंद्रमा की पहचान है। पूर्णिमा महीने में एक बार लगेगा चंद्रमा को, उस दिन चंद्रमा पूरा गोल रहेगा। और नए रात्रि को, चंद्रमा की रात्रि जो अमावस्या होती है, और इस दिन रात जो साफ होता है। ठीक, अमावस्या मतलब आधा दिखेगा। तो आप आसमान का अवलोकन करते अच्छी तरह से कर सकते हैं अमावस्या, यानी कि जिस दिन आप पहले के प्राचीन समय में लोगों को बताते थे जो है कि आज आसमान साफ है तो आज अमावस्या है, पहचान कर लेते थे ना। उसमें न तो कोई आधुनिक चीज़ें थी,
न इसी तरह से जो प्राचीन पद्धति के माध्यम से लोग इशारों संकेत के माध्यम से लोग पता कर लेते हैं थे कि आज अमावस्या है, पूर्णिमा है। जिस दिन चंद्रमा गोल होता पूर्णिमा बताते थे। हमारे घरों में दादा दादी पिताजी अगर प्राचीन पद्धति से जानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उनके पिताजी उनको बताएं तो हमारे पिताजी हमको बताएंगे, तो इससे हमको पता चल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे भी हमको ज्ञान मिलता रहता है जो कभी कभी हमारे कंपटीशन में जो है कि परीक्षा में हमारे काम में आ जाते हैं। अब फिर इसके आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं रहता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा और सभी छोटी चमकीली छोटी वस्तु क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश तेज के कारण रात के समय में चमकने वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। जैसे इसका कारण मतलब जो चीज़ें हम रात में देखते हैं चमकते हुए चंद्रमा और जो है टिमटिमाहट तारे दिन में क्यों नहीं है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश इतना अत्यधिक तेज होता है। जैसे आपको हम बता दें, अंधेरे में अगर आपके घर में छोटी छोटी बल्बें जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने जलाने के लिए बल्ब अगर जला रहे हैं तो कोई उसके सामने बड़ा सा बल्ब लगाएंगे तो उसकी प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी, हमारे नंगी आंखों से नहीं देख पाते। और वही रात में अपने कमरे में लाइट बुता दे तो जो है कि उसका प्रकाश हमको दिखाई देता। उसी तरह ये भी जो है टिमटिमाते तारे और छोटी छोटी चीज़ें हमको दिखाई देती है। ठीक है, फिर इसके बाद जाते हैं इन सूर्य चंद्रमा और सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में दिखाई आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड का। ठीक, अगर कभी भी खगोलीय पिंड फूल दें तो आपको चंद्रमा से लेके टिमटिमाते तारे जो भी छोटे छोटे हम अभी तक पढ़े हैं सारे चीज़ क्या हो खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक, अब इसके बाद खगोलीय पिंड में जान लीजिए क्या क्या होते हैं। सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के तारे टिमटिमाते चमकते हुए दिखाई तो वही खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, बड़े आकार होते हैं, कुछ छोटे। जैसे आपके घर में देख लीजिए कभी छोटा फुटबॉल होता है तो छोटी गेंद होती है या उससे बड़ी भी गेंद होती है। उसी तरह लाइट भी देखिए, बड़ी लाइट होती है एक छोटी लाइट होती है, उसी तरह वो बताने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, एक गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक, किसके बने, सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है, कभी कोई पूछता है एग्जाम में यह खगोलीय पिंड किसके बने होते हैं, इनका संबंध किस चीज़ से होता है या किसके बने होते हैं, तो आप नहीं जानते रहेंगे तो सीधे सीधे जानिए धूल कण गैसों से ये बने होते हैं। ठीक है, हम वही चीज़ आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, जो एनसीईआरटी कहेगा। अपने मन से हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत बताएं तो आप मत वीडियो देखिएगा। अगर आपको सही वीडियो लगेगा तो आप तभी देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छा लगे और लोगों को कोशिश करिए। अब एग्ज़ाम भी इंटरमीडिएट का आ रहा है तो हमको लगता है कि 6 का भी काम आ सकता है, जो कि और कंपटीशन के लोगों को भी काम आ सकता है। बहुत सारे एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए हमारा बताने का मेन मकसद है कि बहुत वीडियो हम देखते हैं तो कंपटीशन लोगों का जो है सिलेबस उनके एसएससी का चलता है, यूपीएससी का चलता है, आरओ का चलता है। बाकी एनसीईआरटी के पर्पज़ से बहुत कम वीडियो हम देखते कोई बनाने वाला। तो मैं सोचा कि ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जो एनसीईआरटी को लेके बड़े परेशान रहते हैं। तो मेरा एक छोटी सी प्रयास है और आगे आप लोग की इच्छा और मर्जी है। ठीक, देखिए कुछ खगोलीय पिंडें आकार बड़े और गर्म होते हैं, एक गैसों से बने होते हैं, इनके अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। ठीक है, यानी एक खगोलीय पिंड जो होते हैं यानी किसी के माध्यम से नहीं चमकते, इनका खुद का अपना प्रकाश होता है और उसके माध्यम से ये चमकते हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिनको खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक, सूर्य भी एक तारा। ठीक है, यानी कि अब जो है आपका इसमें क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रमा क्या अपने प्रकाश से चमकता है। जैसे इसमें जो है सूर्य एक तारा है, जितने खगोलीय पिंड हैं यानी कि इनकी अपनी खुद की प्रकाश है, न कि किसी की सहायता से चमकते हैं। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका बोला है सूर्य चंद्रमा सभी वस्तु खगोलीय पिंड है, यानी चंद्रमा भी है, यानी चंद्रमा भी अपने प्रकाश के अपने प्रकाश से चमकता है। ठीक है, अब आइए हम देखें ये क्या कर रहा है, करके देखिए। ठीक है, इस वीडियो ज़्यादा हम बड़ा ना बना के छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखा जाए। आपको जहाँ तक कैमरा साफ भी ना दिखा है, देखिए इसमें देखिए आपको आवश्यकता होगी एक टार्च
वही बताएं। एक टार्च, एक सादा कागज़ और पेंसिल, एक सुई लीजिए। ठीक, कागज़ के माध्यम से टार्च को एक इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा हो। ठीक, और टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। ठीक, और कांच पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से, मैं आपको इसको करके बाद लास्ट में दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो है आप देख रहे हैं, जैसे एक सप्तऋषि आपको जो इसको बोलते हैं, देखिए तारे जो थे, ध्रुव तारा देख लीजिए, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर होता है, और ये सप्तऋषि के माध्यम से जिधर होता है ये इंडिकेट करता है कि ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा जिधर होता है उधर ही से उत्तर की तरफ हमेशा दिखाया जाता है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ध्रुव तारा किधर होता है, तो ध्रुव तारा हमेशा आपका जो है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ होता है। ठीक, ये लड़की की देखिए, लड़की जो हमेशा सप्तऋषि के एकदम सीध में होता है, वो आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और जो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये संकेत तारे लिख रहे हैं, और ये उत्तर दिशा की ओर दिखाई दे रहा है आपको जो है। फिर इसके बारे में हम और आगे बता रहे हैं। ठीक है, रौचक बुद्धि की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम पढ़ते जाएंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट लगा वहाँ आपको इंडिकेट करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत सूर्य तारे की सम्मानीय होता है। ठीक है, क्या कह रहा, रात के समय चमकते हुए अनगिनत सूर्य तारे के सम्मानीय, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सही बात है। आप कभी कोई जहाज़ को देखिए, ये तो हमारे सामने, आपके सामने सभी लोग लगभग, हमको जहाँ तक लगता है वीडियो देखने वाले हैं, सभी लोग जहाज़ कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम से जाते हैं तो कहीं देख लेते हैं, या कहीं कोई नेता या पॉलिटिक्स जो भी आता है तो उसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं देखते हैं। तो जब वही जहाज़ हमारे सामने उड़ती है तो हमको कितना छोट जैसे जो लगता है कि हमारे अंगुलियों में आ जाएगा, हम पकड़ लेंगे, ऐसे देखने पे लगता है, ऐसे लगता है कि देखने से इतने में आ जाएगा। तो ये हमारे आँख से जो कोण बनता है उससे पता चलता है ये छोटा है। उसी तरह ये भी है। क्या करा आपने अवश्य अध्ययन दिया होगा, कुछ दूरी से देखने में सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। ये बात सही है, एकदम राइट है। और जो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जहाज जितना छोटा दिखाई देता है, सही बात है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं, और इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, इसे नक्षत्र मंडल करते हैं, या इसे अर्सा मेजर या बिग बियर थ्योरी भी कहते हैं। इस प्रकार नक्षत्र मंडल देखिए इसी कहते हैं, जो सप्तऋषि के माध्यम से, देखिए गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 तारे, यानी कि इसी को हम नक्षत्र मंडल या सप्तऋषि भी कहते हैं। ठीक ना, इसी तारे को हम कहते हैं। ठीक है, इसे बिग बिंग थ्योरी अक्सर करके पेपर में, परीक्षा में बिग बिंग थ्योरी आती रहती है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिग बिंग थ्योरी आती रहती है। और जो देखिए इसमें लिखा भी सप्तऋषि है, 7 तारों का समूह होता है, इसीलिए हम इसको सप्तऋषि या अर्सा मेजर बिग बिंग थ्योरी कहते हैं। आपने अपने परिवार पड़ोस में किसी भी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारा ग्रहों को नक्षत्र मंडल दिखाएं। ठीक है, फिर इसके बाद हम नीचे चले। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से, अभी बताया आपको कि प्राचीन समय में लोग समय का भी पता कर लेते, तो उस समय भी घड़ी नहीं रहती थी, ना ही मोबाइल रहता था, बाकी ये लोग सांकेतिक माध्यम से, और प्राचीन प्रमाण है जो उसके माध्यम से आज भी हम लोग कहीं कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है, और जहाँ ऐसी ये लाइट नहीं तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, आज भी हम इसका सहायता करते हैं। आज आधुनिक युग में भी प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण करते हैं। उत्तर की दिशा में उत्तर दिशा का पता चलता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा होता है। ठीक, मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। आप लोग अपना जो है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, हम सप्तऋषि की सहायता ध्रुव तारे की उपस्थिति जान सकते। जैसे यह बच्ची अभी खड़ी है, उसी के माध्यम से वही चीज़ बताने के प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, फिर इसके बाद ये आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल में सांकेतिक तारों को आपस में मिलते हुए यह एक काल्पनिक रेखा खींची गई। ठीक है, यानी कि हम अपने हिसाब के अनुसार खींच दिए हैं, बाकी कोई ऐसी
नेचुरल चीज़ें नहीं है। यानी कि काल्पनिक का मतलब होता है जैसे हम अपने दिशा अनुसार लिख खींच दिए हैं कि आपको समझाने के लिए, या एनसीईआरटी ने ऐसा कर दिया है, बाकी ऐसा रियल में नहीं है। हम कल्पना के अनुसार अपने आप को जानने के लिए किए हैं, ठीक है। कल्पना चीज़ होती है जैसे रिज्यूम फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यह पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक, अभी जैसे अब ग्रह आ गया, ग्रह आपको इसकी पूरा 8 थ्योरी बताएंगे, बाकी आज वीडियो लंबा होगा, कल नेक्स्ट जो हम वीडियो बताएंगे। ठीक, क्या नहीं, ग्रह जो है किसके प्रकाश से, तारों के प्रकाश, तारों का, चंद्रमा का, सूर्य का अपना प्रकाश होता है। ठीक, खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश, बाकी ग्रहों के पास किसी के माध्यम से चमकेंगे। जैसे हमारे पास कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं तो हम पड़ोसी से लेते हैं, तो हम परजीवी कहलाते हैं। या कोई जीव जो होता है पेड़ पौधों पे, स्वयं तो खाना बना नहीं पाता, पेड़ पौधे पे निर्भर तो परजीवी कहलाता है। उसी तरह यह ग्रह भी, इनके पास प्रकाश नहीं होता तो ये दूसरों तारों के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से जो चमकेंगे इन्हें ग्रह कहलाएंगे। अब देखिए, ग्रह जिसे अपनी प्लेनेट, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट के ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं, या प्लेनेटाई शब्द जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी परिभ्रमक, चारों ओर घूमने। यानी कि जैसे को आपको हम बता दें, आपको जैसे कि आप देखिए ये दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, बाकी आपको हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सूर्य, ठीक, देखिए गोला बहुत सही नहीं बना है, बाकी आपको समझाने के लिए बस कर रहे हैं प्रयास। ये जानिए कि सन है, SUN सन, सन हो गया। इसके पीछे जैसे आप नियम से इसके पीछे चक्कर लगाते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए पृथ्वी लगाते रहिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, यानी कि ऐसे बारी बार घूम रही है इसकी, यानी किसी को फॉलो करना, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक क्रम चलता रहेगा, एक क्रम चलता रहेगा हमेशा, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक क्रम चलता रहेगा। तो यही चीज़ हम किसी को उसी, यानी कि इसी एक नियम से, एक रूल से, किसे नियम से हम इसी तरह निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ठीक, यही क्या है, आपका ग्रह होता है। ग्रह का मतलब होता है किसी के ऊपर ग्रहण करना, जिसे कहते हैं घरों में अपने हम देखते हैं कि हमारे माता पिता जो कहते हैं क्या हमारे सर पे एकदम ग्रहण की हो जी सर पे, उसी तरह आपको जो है कि ग्रह होता है। ग्रह सीधी सीधी बात, अब हम कहेंगे कि व्यवहारिक बात हम समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। यानी कि जैसे आपके पापा, आप छोटे थे तो आपके पापा आपको जैसे पैसे मांगने की आवश्यकता होती थी तो उनके पीछे क्या करते थे, आप उनका फॉलो करते थे, वो जहाँ जाते तो आप उनके साथ जाते थे उनके साथ जाते थे, उनके जिद करते थे, तो वो जब परेशान हो जाते तो आपको देते थे, आप उनको, यानी कि आप उनको फॉलो करते थे, जहाँ जहाँ जाते थे उनके एक नियम के अनुसार आप पैसे लेने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। यानी कि वह क्या ग्रहण कहते थे, क्या हमारे पीछे पड़े, सर पे ग्रहण किए हो, कपार पे चढ़े हुए हो, ये वाक्य बोलते थे। तो यानी कि ये ग्रहण का मतलब होता है, ग्रहण, ग्रह मतलब होता है प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब होता है जब किसी के हम चारों ओर चक्कर लगाते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं। या हम कभी कभी खेलते हैं, तो बच्चे जब खेलते हैं तो ग्राउंड में कभी देखिए तो एक बच्चा बैठा रहे तो उसके चारों चारों घूमना ही वह क्या होता है, ग्रह होता है। उसी में हम उसको एग्जाम्पल रख देते हैं, बेटा तुम पृथ्वी हो जाओगे, तुम मंगल हो जाओगे। यानी कि जो इसी अपने गतिवे में या एक निश्चित नियम के अनुसार आप उसी में अगर आप घूमते रहोगे तो आप ग्रह कहलाओगे। इसीलिए प्लूटो को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह ग्रह की श्रेणी से बाहर, क्योंकि वो अपने घर में नहीं चक्कर लगा कि जाके दूसरे घरों में चक्कर लगाता था, जो दूसरों घर में घुस जाता था, इसलिए उसको प्लूटो को बाहर निकाल देगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।